तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। नई सीरीज जिसका नाम थंडर किंग है उसके एपिसोड 1 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड में भी हमारा हीरो जो है वो रीइंकार्नेट हुआ है। तो पहले काफी अर्सा जिंदगी गुजारने के बाद मरने के बाद वो दोबारा से अपनी पहली लाइफ में दोबारा से जिंदा हुआ है। हमारे हीरो का नाम चैन ली होता है। सीरीज की शुरुआत में जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हमारे चैन ली को दिखाते हैं जो की एक पेड़ के किनारे बैठा होता है, एक पेड़ के साथ टेक लगाकर बैठा होता है और उसके पास उसका स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। वो बड़ी आराम के साथ वहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है और साथ ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर कुछ खिला रहा होता है। वो साइड के ऊपर देखता है तो उसे एक घोड़े के भागने की आवाज आती है। तो एक घोड़ा बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उस घोड़े के ऊपर एक लड़की होती है और वो लड़की अपने घोड़े को जरा भी आहिस्ता नहीं कर रही होती, वो शायद किसी से डर कर भाग रही होती है। चैन ली जो कि उस पेड़ के नीचे बैठा होता है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही होती है, इसी वजह से उसे पेड़ के सहारे नीचे बैठना पड़ता है। तो घोड़ा जब उसके पास से गुजरता है तो जब उस घोड़े का पाँव जब ग्राउंड के ऊपर पटाख से पड़ता है तो उसकी वजह से पानी के छींटे उड़ते हैं। वो गंदे पानी के छींटे जो होते हैं वो हमारे चैन ली के ऊपर गिर जाते हैं। चैन ली चिल्लाता है और कहता है ये क्या बकवास है, इस लड़की ने तो मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, मैं तो बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पता नहीं इस लड़की को क्या जल्दी है। कि वो लड़की भी हमारे चैन ली की तरफ पीछे की तरफ मुड़कर देखती है, लेकिन वो क्योंकि जल्दी में होती है इसी वजह से वो आगे भाग जाती है। तो अब आगे उस लड़की का सीन दिखाते हैं। वो लड़की भागती हुई जब आगे जा रही होती है उसी वक्त उसके सामने एक रस्सी आती है, उसके घोड़े का पाँव रस्सी से टकराता है तो उसका घोड़ा वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो घोड़ा वहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो वो लड़की अपने घोड़े के ऊपर पाँव रखती है और जल्दी से जंप करते हुए घोड़े के ऊपर से गिरने से अपने आप को बचाती है। वो जंप करते हुए नीचे सेफली लैंड करती है, बड़ी एक्शन के साथ अपनी तलवार लेकर वहाँ पर लैंडिंग करती है। जैसे वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे असैसिन्स होते हैं, कुछ के पास उनकी तलवारें होती है और कुछ के पास उनके तीर होते हैं। उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। लड़की इसके पास भी थोड़ी बहुत कल्टीवेशन की पावर होती है तो वो अपने हाथ में ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करती है और उसके साथ उनके ऊपर अटैक करती है। वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। इस लड़की के हिसाब से ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था। वो अपने सामने बैठकर एक जबरदस्त अटैक करती है, जिस सब सामने की तरफ देख रही होती है कि धुआं हटने के बाद उसे क्या दिखाई देता है। उसने सभी लोगों को मार दिया जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, लेकिन ये देखकर बहुत सा हैरान होती है कि उसके पीछे जितने भी गुंडे लगे होते हैं उन सभी के पास स्पेशल चार्म्स होते हैं। उनके पास जो स्पेशल फॉर्मेशन चार्म्स होते हैं वो किसी भी किस्म के अटैक को जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बना हो उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सीन फिर से पीछे का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा चैन ली बेचारा अपनी शर्ट उतारता है और अपनी शर्ट के अंदर से पानी को निकाल रहा होता है। वो उसे निचोड़कर उसके अंदर से पानी निकालता है और कहता है पता नहीं उस लड़की के साथ क्या मसला था, उसने मेरे कपड़े गीले कर दिए। तो वक्त पीछे से एक और बंदा अपने घोड़े के ऊपर भागता है उसी तरफ आ रहा होता है। चैन ली अपनी शर्ट को छुपा लेता है और कहता है अब ये क्या, अब दोबारा से वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी यही से गुजरेगा तो ये फिर से मेरे ऊपर पानी डालेगा। तो उस बंदे का घोड़ा जैसे ही भागता हुआ हमारे चैन ली के पास पहुंचता है उसी वक्त वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो बेचारा अंकल घोड़े के ऊपर से धड़ाम करके नीचे गिरता है। तो हमारा चैन ली आगे बढ़ता है और उसको उठाते हुए कहता है अंकल क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें क्या हुआ, तुम घोड़े के ऊपर से गिर गए, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। तो वो अंकल उसे कहता है क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर किसी लड़की को देखा जो घोड़े के ऊपर थी और सामने की तरफ भाग रही थी, मैं उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा था। चैन ली अपने स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़की भाग रही थी और उसके पास ये अंकल भी उस लड़की के पीछे पीछे आ रहा है। नेक्स्ट सीन में फिर से फाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की फिर से भागना स्टार्ट करती है और वो सारे गुंडे उसके पीछे लगे होते हैं। भागते भागते वो लड़की बेचारी एक नदी के पास पहुंच जाती है, उसके सामने नदी होती है और उस नदी के पार जाना पड़ेगा अगर उसे उन गुंडों से बचना है। तो सभी गुंडे उसके पीछे पहुंच जाते हैं और कहते हैं वो हमारे सामने है, चलो जल्दी से उसके पास पहुंच जाओ। तो उस लड़की से भी कह रहे होते हैं कि भागने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम कहाँ तक भाग कर जाओगी। जल्दी से पानी के अंदर जंप लगा देती है, उसे लगता है कि वो तैर कर पानी के दूसरी तरफ चली जाएगी, जबकि वो गुंडे उसी वक्त अपने पास एक बड़ी सी तीर कमान निकालते और उसके अंदर एक बड़ा सा तीर लोड करते हैं। दो लोग आगे उस तीर कमान को पकड़कर खड़े होते हैं जबकि एक उस तीर को पीछे की तरफ लोड करके खींचता है। तो उनका जो लीडर होता है उनसे कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, इस लड़की को यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। अपने एरो को छोड़ते हैं तो वो एरो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पानी को भी सेंटर से चीरता हुआ बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो तीर जैसे उस लड़की के करीब पहुंचता है उसी वक्त उस तीर के सामने से पानी निकलता है, पानी ऊपर की तरफ उड़ता है और उस पानी के साथ एक बवंडर बनता है और तीर वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस पानी के साथ एक बड़ा सा बवंडर बनता है। लड़की जल्दी से पीछे की तरफ देखती है क्या यहाँ पर कौन इस पावर को यूज कर रहा है। तो वो पीछे की तरफ देखती है तो उसका वो अंकल कश्ती के ऊपर बैठा होता है, साथ ही हमारा चैन ली उस कश्ती के ऊपर खड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी निकल रही होती है। चैन ली जहाँ पर हीरो बनकर इस लड़की को बचाने के लिए आया है तो वो लड़की बड़ी स्पीड से भागती हुई उस तरफ आगे बढ़ती है क्योंकि वो अंकल उसे कह रहा होता है लड़की चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और उसे लड़की नहीं बल्कि यंग मिस कह रहा होता है कि यंग मिस जल्दी से इस तरफ आ जाओ। वो सभी गुंडे कहते हैं इस लड़की को भागने नहीं दिया जा सकता। वो सभी लोग अपने एरोस को रेडी करते हैं और कहते हैं इसको भागने मत देना, जल्दी से उन सभी लोगों को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना। हमारा चैन ली अपने हाथ को सामने करता है और थंडर को यूज करते हुए कहता है इनको क्या लगता है कि ये लोग हमें मार सकते हैं। अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी के साथ जब उन लड़कों के ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी चार्म को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो चार्म स्पेशल होते हैं। देखकर चैन ली कहता है इनके पास तो एक हाईएस्ट ग्रेड का तलिस्मन है जो कि लाइटनिंग को, इसका मतलब यह है कि एक लो लेवल का लाइटनिंग अटैक इनके खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लड़की उसे कहती है सभी असैसिन बहुत ही हाई ग्रेड के तलिस्मन को यूज कर रहे हैं और इनके पास ऐसे तलिस्मन हैं जिनकी मदद से ये तुम्हारी लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, तुम्हारी इतनी सी लाइटनिंग के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ पर हीरो बनकर मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जल्दी से यहाँ पर भागना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर मारे जाओ। चैन ली उसे कहता है अभी जरा रुको तो सही, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो कि यहाँ से डर कर भाग जाए? मैं डर कर भागने की बजाय यहाँ पर मरना पसंद करूंगा, वो भी लड़कर। तो इसी के साथ
साथ ही हमारी चैनली की बॉडी के ऊपर स्पेशल साइंस चमकते हैं। तो लाइनें चमकती हैं तो उसकी थंडर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चैनली वहीं पर खड़े खड़े जब थंडर को एक्टिवेट करता है तो आसमान के ऊपर से बहुत ही पावरफुल थंडर नीचे की तरफ गिरती है। इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर ग्राउंड के नीचे एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है और उस नदी का सारा पानी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। तो ये देखने के बाद वो यंग मिस बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जबकि हमारा चैनली सोच रहा होता है ये असैसिन्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनके पास जो हाईएस्ट ग्रेड के तलिस्मन थे वो भी लाइटनिंग को ब्लॉक कर सकते थे। रीइंकार्नेट होने के बाद मैंने यहाँ पर अपने लाइटनिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इतने पावरफुल मूव को यूज कर पाया हूँ। हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। हमारा चैनली उस बुढ़े आदमी से कहता था अंकल इस बोट को सीधा सामने की तरफ जाने दो, आगे जाने के बाद वहाँ पर एक केव आएगी, हमें उस केव के अंदर कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, हम लोग वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो वो लोग उस कश्ती को लेकर आगे बढ़ते हैं। पर आगे जाकर उन्हें केव मिलती है तो ये लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। चैनली आग के सामने बैठा होता है। वो अंकल उस लड़की के कपड़े उस आग के सामने सुखा रहा होता है। देर के बाद जब उसके कपड़े सूख जाते हैं तो उसे कहता है यंग मिस तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, चलो इनको पहन लो। तो वो पहनकर वहाँ से बाहर निकलती है। हमारा चैनली उस लड़की की तरफ देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि वो लड़की उसे कहती है मेरा हीरो मेरा नाम लीजू है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। लिंजू से कहता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, आखिर वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहते थे? तुम बुरा न मनाओ तो तुम मुझे ये बात बता सकती हो। पहले उसे बताने लगती है लेकिन आगे रुक जाती है। हमारा चैनली कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारे काम से क्या मतलब, तुम यहाँ पर जो भी हो जिस भी वजह से उन लोगों से बचकर भाग रही थी मुझे इससे क्या मकसद मतलब हो सकता है। तो लीजू उसके पास ही बैठ जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताती हूँ, ये कोई बड़े सीक्रेट की बात नहीं है। वो सभी लोग डीमन सेक्टर के नेक्रोमैंसर थे और सभी लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगता है हमारी फैमिली के पास एक स्पेशल ट्रेजर है। वो फैमिली का स्पेशल ट्रेजर इस वक्त मेरे पास है, उन्हें ऐसा लगता है इसी वजह से वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं ताकि मुझे मारकर उस फैमिली के स्पेशल ट्रेजर को ले सके। हमारे चैनली को डीमन सेक्टर का नाम सुनते ही एक झटका लगता है। हमारा चैनली कहता है यहाँ पर फिर से डीमन सेक्टर का नाम आया है, शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी पिछली लाइफ में डीमन सेक्टर के लोगों के साथ इसका कोई पंगा रहा हो। हमारा चैनली उसे कहता है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली का कौन सा स्पेशल ट्रेजर है, कौन सा स्पेशल ट्रेजर है कि डीमन सेक्टर के लोग उस ट्रेजर को लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। डीमन सेक्टर के लोग किसी आम से ट्रेजर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो लीजू जैसी उसे यहाँ पर बताने लगती है कि वो स्पेशल ट्रेजर क्या था तो वो अंकल आगे से खांसते उसे कहता है मिस मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर बात बतानी चाहिए। वो आगे बढ़ता और कहता है यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, वो हमारी फैमिली का स्पेशल ट्रेजर है, वो हमारी फैमिली का हेirloom है और तुम्हें पता है कि फैमिली के स्पेशल ट्रेजर को किसी को भी नहीं बताया जाता, ये एक सीक्रेट की बात और हम लोग तुम्हें नहीं बता सकते। प्लीज दोबारा तुमसे माफी मांगता हूँ कि इसको बुरा मत मानना। चैनली से कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं कौन सा कोई लुटेरा हूँ जो कि तुम्हारे पास से उस स्पेशल ट्रेजर को चोरी कर लूंगा। वहीं पर उन्हें रात हो जाती है। रात के वक्त हमारा चैनली वहीं पर सोया होता है। चैनली जब सो जाता है तो यंग मिस और अंकल दोनों वहाँ पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। यंग मिस से कहती है फैंगबो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से वापस घर चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अंकल उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें अकेले छोड़कर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लीजी उसे कहती है ये मेरा एक ऑर्डर है, मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है। लड़का जहाँ पर भी जाएगा मैं इसके साथ जाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी रक्षा कर सकता है। हमारे बेचारे चैनली को तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं क्योंकि वो तो वहाँ पर मजे के साथ सो रहा होता है और उसके ऊपर अब यहाँ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी पड़ चुकी है कि इस लड़की की भी दिखाती है कि चैनली एक सेक्टर के बाहर पहुंचता है, उसके पास एक इन्विटेशन लेटर होता है, तो इस सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए होता है। उसने यहाँ पर पहले भी एग्जाम दिए होते हैं और यहाँ पर आज वो फाइनल एग्जाम देने के लिए आया होता है। वो बाहर पकड़े लड़के को कहता है यहाँ पर अपना फाइनल एग्जाम देने के लिए आया हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन ट्रायल के तीसरे राउंड के लिए आया हूँ क्योंकि मैं पहले 2 राउंड को पार कर चुका हूँ। तो वो लड़का उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मेरे पीछे आओ। तो वो लड़का उसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है कि माई लीजू वहीं पर पत्थर के पीछे छुप कर उसे देख रही होती है और कहती है अब मुझे समझ आई कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, इसने वहाँ पर इतना पावरफुल अटैक कैसे किया था। तो ये परफाउंड ह्यूमन सेक्टर का एक स्टूडेंट है। परफाउंड ह्यूमन सेक्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है, इसके डिसाइपल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारा चैनली और बाकी के सभी बच्चे जो कि इस थर्ड कंपटीशन के ट्रायल के लिए आए होते हैं वो सभी लोग मेन हॉल में जाकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर मेन ग्राउंड में जहाँ पर ये सभी इकट्ठे होते हैं, इनका टेस्ट होने वाला है। चैनली वहाँ पर आराम से खड़ा होता है, उसी वक्त पीछे से एक लड़की निकलती है जिसका नाम नी किंग रैन होता है। तो वो दूर से कहती है चैनली तो फाइनली तुम यहाँ पर आएगे, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। वो उसे कहती है फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो, मैं तुम्हारे बारे में यही सोच रही थी, मुझे तो लगा था कि अब तुम यहाँ पर नहीं आओगे इस एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हें पता है ना कि डीमन सेक्टर के लोग इस वक्त हम दोनों की फैमिलीज को बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अगर हमें ढूंढ लेते हैं तो हमें मार डालेंगे। इसी वजह से हम दोनों ने यहाँ पर फैसला किया था हम दोनों यहाँ पर आएंगे, इस परफाउंड ह्यूमन सेक्टर में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि सिलेक्शन टेस्ट को पास करके हम लोग इसका हिस्सा बन जाएं, हमारी फैमिलीज यहाँ पर रेफ्यूजी ले सके, हमारी फैमिलीज इस वक्त यहाँ पर है ताकि वो डीमन सेक्टर से बच सके। तुम्हारा चैनली अपने स्पिरिचुअल पेट को उसके सामने करते हुए कहता है जरा आराम से, तुम मेरे पर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो अपने स्पिरिचुअल
पैट को लेने के लिए किया था, मैं इस पार्टनर को पीछे कैसे छोड़ सकता था। बढ़ती है और इसके साथ लाड करते हुए कहती है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा है। चैनली उसे कहता है पता है ना कि पहले के दोनों टेस्ट बहुत ज्यादा आसान थे, अब ये तीसरा जो टेस्ट था, इस तीसरे टेस्ट में मास्टर ने हमें एक स्पेशल स्किल सिखाया था। उस स्पेशल तलवारबाजी के स्किल को हमें 3 दिन के अंदर मास्टर करना था और उसके बाद अब यहाँ पर वो टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ उस स्वर्ड स्किल को यूज कर सकते हैं, उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उस स्वर्ड स्किल को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा आसान टेस्ट है। यहाँ पर एक और लड़का होता है जो कि इस अकेडमी में इनके लिए विलन का रोल अदा करेगा, उसका नाम डोंग शू लियांग होता है। ये लड़का यहाँ पर इस सेक्टर के एल्डर होते हैं जिसका नाम एल्डर डोंग होता है, ये उसका ग्रैंडसन होता है, इसी वजह से ये कुछ ज्यादा एरोगेंट होता है। बातें सुनने के बाद कहता है लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाना आता है, वो लोग यहाँ पर बातें तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी टेस्ट को पास नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि मास्टर ने हमें जो स्पेशल टेक्निक दी थी फैंटम स्वर्ड आर्ट, वो एक बहुत ही कमजोर सी स्वर्ड टेक्निक है और उसको मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल का स्किल है और उसको मास्टर करने के लिए मुझे भी यहाँ पर पूरे 2 दिन और एक आधा दिन लगा था, यानी 2.5 दिन लगे थे उसको मास्टर करने के लिए। और इसे लगता है कि ये उसको बिना प्रैक्टिस के मास्टर कर सकता है। किंग रैन उसे कहती है तुम तो हमारे लिए कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह हो, जिसे लगता है कि वही कुआं एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन असल में उसने बड़ी दुनिया देखी ही कहाँ है। लगता है कि तुमने 2.5 दिन में उसको मास्टर किया तो कोई उसको जल्दी मास्टर नहीं कर सकता, जबकि हमारे चैनली ने तो इस स्किल को सिर्फ और सिर्फ आधे दिन में मास्टर कर लिया था। सुनते ही डोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकते हो, मैं एल्डर डोंग का ग्रैंडसन हूं और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा बड़ा जीनियस हूँ। हमारे चैनली उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा फास्ट हो, तुम मुझसे ज्यादा बड़े जीनियस हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठ करें, देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर आता है। उसे कहता है यहाँ पर मैं जीनियस और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस टेस्ट को पास करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर बैठ कर लेते हैं, जो भी इस टेस्ट को फर्स्ट रैंक पर पास नहीं करेगा वो दूसरे के सामने अपने घुटने टेकर उसे अपना ग्रैंडपा बोलेगा। उसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जिनका नाम एल्डर जियांग होता है। तो एल्डर जियांग वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस टेस्ट के कंटेंट्स को बताने वाला हूँ कि ये टेस्ट किस तरह होने वाला है। एल्डर जियांग उन सभी के सामने रूल्स बताने वाले हैं। वो उनसे कहते हैं तो तुम लोग इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, तुम्हें सीढ़ियां चढ़ते हुए उस ऊपर वाली माउंटेन के वो टेंपल तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके रास्ते में बहुत सारी रे फॉर्मेशन है। अरे फॉर्मेशन की मदद से वहाँ पर लकड़ी के पुतलों के जान डाली गई है जिनके हाथ में उनकी तलवारें होंगी। तुम्हें उन सभी लकड़ी के पुतलों को हराते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर टेंपल तक पहुंचना है। तुम्हें यहाँ पर चाहे कोई भी मेथड यूज करना पड़े तुम वो मेथड यूज कर सकते हो और इन सभी लकड़ी के पुतलों को हराते हुए जो भी सबसे पहले ऊपर आएगा वही रैंक फर्स्ट के ऊपर आएगा, जो वहाँ पर टेस्ट को पास कर पाएगा वही हमारा इनर डिसाइपल बन पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 दिन पहले तुम लोगों को जो स्पेशल स्वर्ड आर्ट दी थी फैंटम स्वर्ड आर्ट, वही स्वर्ड आर्ट जहाँ पर तुम लोग यूज करोगे तो तुम लोग जल्दी से इस टेस्ट को पास कर पाओगे। तो इस टेस्ट को पास करने का राज उसी स्वर्ड स्किल के अंदर छुपा हुआ है। टेस्ट के स्टार्ट होने के बाद किंग रैंक हमारे चैनली से कहती है अब जबकि टेस्ट स्टार्ट होने वाला और तुमने यहाँ पर उस लड़के को चैलेंज भी कर दिया है तो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी पावर्स के ऊपर कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे, कि तुम वहाँ पर सबसे पहले पहुंच जाओगे। चैनली से कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे लगता है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद मुझे यहाँ पर इसी उम्र में एक पोता मिलने वाला है। इसी के साथ ही वाइल्ड लोगों से कहते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से भागते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़े होते हैं तो वो सामने जो पुतले होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो उनमें से कुछ को तो वहाँ पर वो मार भी देते हैं, क्योंकि इस टेस्ट में आप लोग ऊपर पहुंचोगे या फिर इन पुतलों के हाथों से आप मारे जाओगे। हमारा चैनली भी आगे होता है, चैनली सबसे आगे होता है और वो पुतले उसके ऊपर अटैक आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा चैनली उनके अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। किंग रैन को भी दिखाते हैं। किंग रैन कहती है ये मेरे जैसी लेडी को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, इन्हें क्या लगता है कि ये लकड़ी के पुतले मुझे हरा पाएंगे। इसी के साथ ही हमारी किंग रैन बताती है कि जब मास्टर ने 3 दिन पहले वो स्वर्ड स्किल इनको दिया था उस वक्त चैनली ने उसकी मदद की थी। उसने उसे बताया था कि इस फैंटम स्वर्ड आर्ट को कैसे उसे मास्टर करना है। अरे चैनली की मदद से वो इस स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर पाई है और ये आसानी से अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने सामने मौजूद पुतलों को टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़े होते हैं। अभी तक ये नहीं पता होता कि कौन इस टेस्ट को फर्स्ट रैंक के ऊपर पास करने वाला है। सीन में ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर जियांग और उनके साथ उनके 2 डिसाइपल होते हैं, वो लोग ऊपर खड़े देख रहे होते हैं। एक डिसाइपल उनसे कहता है एल्डर जियांग आपको क्या लगता है कि इस बार कौन इस टेस्ट को पास करने वाला है, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा बच्चा इस बार ज्यादा बेहतर करेगा। एल्डर जियांग उनसे कहते हैं मैंने सुना है कि एल्डर जियांग का भतीजा जिसका नाम डोंग शू लियांग है वो भी इस बार के टेस्ट में हिस्सा ले रहा है। मैं उसको पैदाइश से जानता हूँ, जब से वो एक छोटा सा बच्चा था वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, काफी ज्यादा टैलेंटेड तो है, वो एक जीनियस भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। लगता है कि अपनी एरोगेंस की वजह से उसके नंबर कटने वाले हैं, बाकी उसमें सब कुछ परफेक्ट है। स्टूडेंट उनसे कहता है तो मास्टर मुझे लगता है कि आपके मुताबिक यहाँ पर डोंग शू लियांग की फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आने वाला है, वो सबसे बेहतर है। जियांग उनसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, हो सकता है कि इन बच्चों में से कोई और बच्चा ऐसा हो जो कि उससे भी आगे निकल जाए, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है, हमने इन सभी के स्किल्स नहीं देखे और वैसे भी हमें शू लियांग जैसा एक मीडियोकर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहीं पर शू लियांग की तरफ भी दिखाते हैं। शू लियांग भी वहाँ पर उन सभी पुतलों के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो उसी वक्त एल्डर जियांग को महसूस होता है जैसे कोई माउंटेन को पार सीढ़ियों को पार करते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका है। वो कहते हैं अगर किसी ने रे फॉर्मेशन को क्रॉस कर लिया है, चलो जल्दी से चल के देखते हैं कौन रैंक फर्स्ट के ऊपर आया। तो वो सभी लोग जल्दी से उठते हुए उस माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं। ये सभी लोग उस माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारा चैनली सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं मास्टर आपको क्या लगता है कि ये डोंग शू लियांग है, लेकिन ये डोंग शू लियांग तो बिल्कुल भी नहीं लगता, ये तो कोई और लड़का है। चैनली वहाँ पर आने के बाद मास्टर
जियांग को बताता है कि वो कौन है। वो उन्हें बताता है कि वो किंग यांग टाउन से आया है, उसका नाम चैन ली है और वो चैन क्लैन का एक लड़का है। तो एल्डर जियांग हमारे चैन ली की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में एक मार्शल आर्ट्स की प्रोडिजी लगता है। बिना थके बिना रुके ये लड़का सबसे पहले ऊपर पहुंच आया है। इसकी हालत तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। तो उन्हें पीछे से आवाज आती है। शू लियांग भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन शू लियांग की आगे आगे हमारी किंग रैन होती है। रैन सेकंड नंबर पर आती है और उसके बाद चैन ली होता है, वो तीसरे नंबर पर आता है और बहुत ही बुरी हालत में ऊपर चढ़ता है। जैसे वो बेचारा ऊपर चढ़कर उन दोनों की तरफ देखता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों ही लड़का लड़की मुझसे पहले जहाँ पर कैसे पहुंचा है। वो भागता हुआ एल्डर जियांग के पास जाता है और कहता है एल्डर जियांग ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों मुझसे बेहतर कैसे हो सकते हैं। लगता है कि इन दोनों ने जहाँ पर पहुंचने तक कोई ना कोई चीटिंग की है, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर इनको दोबारा चेक करें। किंग रैन उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, हम लोग तुम्हारे सामने सामने तुम्हारे आगे आ रहे थे, हम लोग सभी पुतलों को हराते हुए जहाँ तक पहुंचे, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम एक लूजर हो। एल्डर जियांग भी गुस्से के साथ डोंग शू लियांग की तरफ देखती है और उसे कहती है क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत जजमेंट किया। तो वो कहता है नहीं नहीं एल्डर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। फिर साथ ही वो गुस्सा हो जाता है, साथ ही उदास भी होता है, कहता है कैसे हो सकता है, मैं इन दोनों की वजह से कैसे हार सकता हूँ। जबकि एल्डर जियांग उसे कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने यहाँ पर मेरे सामने कोई सवाल किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। किंग रैन उसे कहती है शू लियांग क्या तुम कुछ भूल रहे हो, तुम्हें नहीं याद था कि तुम्हें जहाँ पर एक बेट लगाई थी। कि मेरा चैन ली वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा लंबी उम्र जी थी। अगर मेरी पिछली जिंदगी को देखा जाए तो इस तरह के मेरे बहुत सारे ग्रैंडसन होने चाहिए थे, लेकिन ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही डम है। शू लियांग वहाँ पर उसे अपना ग्रैंडपा कहने के बजाय वहाँ से भाग जाता और कहता है ये भी खत्म नहीं हुआ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो वहाँ पर हसदर फादर और अपनी बहन के पास जाता है उनसे मिलने के लिए। तो उनको भी वो यहीं पर इसी सेक्टर में लेकर आया होता है, क्योंकि ये लोग डीमन सेक्टर के लोगों से बचकर भाग रहे हैं, इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसकी और कियान रैन की फैमिली वो दोनों यहाँ पर आकर इसी सेक्टर में आकर पनाह ले रही है, ताकि यहाँ पर आकर वो लोग इनको पकड़ ना सके। इसकी मदर और फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो सभी लोग उसे कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि उसने यहाँ पर झांटियान सेक्टर के टेस्ट को पास कर लिया, वो झांटियान सेक्टर का एक किंडर डिसाइपल बन चुका है। तो उसके फादर उसे कहते हैं चैन ली अब जबकि तुमने यहाँ पर झांटियान सेक्टर को ज्वाइन कर लिया तो मुझे ये बताओ कि मॉलिंग सेक्टर का क्या होगा, उनके बारे में क्या सोचा है। चैन ली अपनी मदर और फादर दोनों को चेयर के ऊपर बिठा देता है और कहता है आप लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, झांटियान सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है और हम लोगों ने यहाँ पर शेल्टर लिया है। इसका मतलब यह है कि मॉलिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। मुझे और कियान रैन हम दोनों को यहाँ पर टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग झांटियान सेक्टर के इनर डिसाइपल्स बन चुके हैं और आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाई फैमिली और हमारी ली फैमिली ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। फिर साथ ही वो अपने पास से कुछ बुक्स निकालता और कहता है ये मेरे पास कुछ स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक्स है, इन मैनुअल्स के ऊपर मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी ट्रेनिंग्स लिखी हुई है। ट्रेनिंग्स को अगर आप लोग मास्टर कर लेते हैं तो आप लोग खतरे से अपने आप को बचा पाएंगे, छोटे मोटे खतरों से निमट पाएंगे। तो उसके फादर मदर उसे कहते हैं तुम्हारे पास ये स्पेशल टेक्निक्स कहाँ से आई है, ये मैनुअल तुम कहाँ से लेकर आए हो। तो वो उनसे कहता है ये बस मैं ये समझ ले कि मैं काफी ज्यादा लकी था, झांटियान सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद मास्टर ने मुझे काफी सारी बुक्स दी हैं, तो उन बुक्स में से कुछ मैं आपको देकर जा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल साफ और क्लीन है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं है, मैं इनको चोरी करके नहीं लाया। तो फादर और साथ ही उसकी सिस्टर वो तीनों ही अपनी अपनी बुक को पकड़ते हैं और उसको रीड करना स्टार्ट कर देती हैं। चैन ली वहाँ पर सोच रहा होता है पिछली लाइफ में मैं थंडर किंग हुआ करता था, यानी कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल था और मेरी थंडर एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग मुझे थंडर किंग कहा करते थे। इसी वजह से यहाँ पर मैं थोड़ी सी कलेक्शन को तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, यानी कि ये सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स ये मेरी पिछली लाइफ से मेरे पास है। चैन ली अपनी फादर मदर और सिस्टर से कहता है फादर मदर सिस्टर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी किसी भी सेक्टर के लोगों को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। कहीं पर हमें ये बात भी बताता है कि आखिर वो इन सभी लोगों को इतनी शिद्दत के साथ प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो कहता है पिछली लाइफ में जब वो अपने घर वापस आया था तब तक उसकी फैमिली मर चुकी थी, यानी कि उसकी मदर फादर और सिस्टर वो सभी लोग मर चुके थे। यहाँ पर जो लोग थे वो सभी लोग उसको मारने के लिए वहाँ पर रेडी थे। सब कुछ मॉलिंग सेक्टर के लोगों ने किया है। चैन ली कहता है मैं मॉलिंग सेक्टर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चैन ली अपनी मदर और फादर से मिलने के बाद वहाँ से वापस अपने सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है। तो उसके साथ कियान रैन होती है। कियान रैन उसे कहती है मुझे तो लगा था कि झांटियान सेक्टर को ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो ये बहुत ज्यादा आसान था। हम लोग तो बड़ी आसानी के साथ इस सेक्टर में एंटर हो गए हैं और इनर डिसाइपल्स बन गए हैं। कि हमारा चैन ली उसकी बात सुनने के बाद खासना शुरू कर देता है, यानी कि वो उसे इशारा कर रहा होता है कि उसकी भी तारीफ करो। तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है हाँ मुझे पता है सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि तुमने मुझे उन सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने में मदद की थी, मदद से मैं स्ट्रेस को पास कर पाई। उसी वक्त चैन ली को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है और उसके ऊपर अटैक होता है। चैन ली जल्दी से अपनी गर्दन को साइड के ऊपर करता है और उसके ऊपर जो शोरिकन फेंका गया होता है वो उससे अपने आप को बचा लेता है। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कौन है यहाँ पर। कियान रैन उसे कहती है क्या हुआ, क्या यहाँ पर कोई है। तो वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं तो उनके पीछे यंग मास्टर डोंग होता है। डोंग शू लियांग अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आया होता है, जबकि उनके साथ चैन फैमिली का एक एल्डर भी होता है जिसका नाम चैन ज़ुकुन होता है। चैन ली उसे देखकर कहता है ये तो चैन ज़ुकुन है। कियान रैन कहती है ये सभी कमीने एक साथ मिल चुके हैं और यहाँ पर ये हमें पकड़ने के लिए आए हैं। चैन ली उसे कहता है ये जरा भी मुश्किल नहीं है, इसने हमारे दुश्मन को ढूंढा और दुश्मन को अपने साथ मिला
लाकर अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, क्योंकि हमारे दुश्मन एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो चैन सुकुन आगे बढ़ता है, चैनली से कहता है, चैनली तुम एक बहुत ही बुरे लड़के हो, तुमने हर बार मेरे प्लान को फेल किया है। हर बार जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूँ तुम मेरे प्लान को फेल कर देते हो और मुझे सेक्टर पैट्रियट नहीं बनने देते। अपने हाथ के ऊपर अपनी लाइटनिंग को रिलीज करता है और उससे कहता है, चैन सुकुन तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। तुम बोल रहे हो कि चैन फैमिली का रियल मास्टर कौन है? चैन फैमिली का रियल मास्टर मेरे फादर है और तुम्हें यहाँ पर कोई भी हक हासिल नहीं है कि तुम मेरे फादर की जगह ले सको। तुम एक गद्दार इंसान हो। तुमने मोलिंग सेक्टर के साथ मिलकर मेरे फादर को गद्दी के ऊपर से हटाने की कोशिश की ताकि तुम हमारे चैन फैमिली के नए लीडर बन जाओ। इस वजह से तुम्हें फैमिली से निकाल दिया गया और अब तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा? तुमने डोंग शूलियांग के साथ मिलकर ये बात साबित कर दी कि तुम मेरे दुश्मन हो। और साथ ही वो डोंग शूलियांग से कहता है, डोंग शूलियांग अब मुझे ये बताओ कि तुम शर्त को कब पूरा करोगे? तुम मुझे अपना ग्रैंडपा कब बोलने वाले हो? डोंग शूलियांग इस बात से गुस्सा आता है, अपने लोगों से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। वो सभी लोग अपनी अपनी तलवारें लेकर हमारे चैनली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग चैनली के करीब पहुंचते हैं। हमारा चैनली वहीं पर बड़ी एक्शन के साथ अपनी लाइटनिंग थंडर को रिलीज करता है तो एक जबरदस्त अटैक होता है जिसकी वजह से उनमें से काफी सारे जख्मियों का पीछे गिर जाते हैं। चैनली उनसे कहता है, चैन सुकुन तुम्हें लगता है कि बस तुम बस यहाँ पर इतना ही कर सकते हो? कि अब तुम यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन यानी कि तुम मेरे पोते के साथ भी यहाँ पर मिल चुके हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। के साथ ही वो दोनों सेम टाइम पर एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चैन सुकुन ऊपर वाली साइड से अपनी पाम को यूज कर रहा था जबकि नीचे वाली साइड से डोंग अपने भाले के साथ हमारे चैनली के ऊपर अटैक करता है। दोनों की अटैक हमारे चैनली की बॉडी के साथ हिट होती है, लेकिन चैनली वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। तो हमारा चैनली वहाँ पर एक मिराज टेक्निक को यूज करता है जिससे वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है। उसकी बहुत सारी आफ्टर इमेजेस होती है जो जिन दोनों को आसपास घेर लिया होता है, आसपास से घेरा होता है। तो वो लोग कहते हैं, ये कौन सा स्किल है? इसने इतना एडवांस स्किल कैसे मास्टर कर लिया और ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से असली वाला कौन है? वो दोनों अपनी अपनी साइडों के ऊपर देख रहे होते हैं, वहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दोनों में से असली वाला कौन सा है। अब हमारा चैनली वहाँ पर पीछे से निकलता है और उनसे कहता है, तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम लोग मेरी मिराज टेक्निक को इतनी आसानी से टैकल कर पाओगे? और साथ ही वो अपनी पाम में अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हुए दोनों की पीठ के ऊपर पंच मारता है, दोनों की पीठ के ऊपर पाम मारता है जिससे वो दोनों जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। कियान रैन भी आगे बढ़ती है और हमारे चैनली से कहती है, तुमने जहाँ पर तो मुझे फाइट करने का मौका ही नहीं दिया, तुमने मुझे चांस ही नहीं दिया, तुम अकेले यहाँ पर इनसे फाइट कर रहे हो। शूलियांग से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। तुम्हारा चैनली जाकर उसकी कमर के ऊपर अपना पाँव मारता है और उसे कहता है, तो मेरे पोते आप मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर गिव अप करने वाले हो या नहीं? तो उसे कहता है, हाँ मैं ठीक है, मैं गिव अप करता हूँ। चैनली आगे बढ़ता है, उसको बालों से पकड़ता है और उससे कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर उस शर्त को पूरा करना होगा। अगर तुम मुझे यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रैन उसे कहती है, प्लीज बच्चों तुम्हारे पर अटैक हुआ है। तो चैनली जल्दी से पीछे की तरफ गिरता है क्योंकि उसके ऊपर काफी सारी नीडल्स के साथ अटैक होता है। वो नीडल स्टॉर्म स्पेशल अटैक होता है। जब उसके ऊपर नीडल से अटैक होता है तो नीडल्स की बॉडी के अंदर धंस जाती है और पीछे की तरफ गिरकर जख्मी हो जाता है। तो कियान रैन भागती हुई उसके पास आती है और उसे सहारा देते हुए कहती है, चैनली क्या तुम ठीक हो? तो चैनली उसे कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था, उससे मौका मिल गया मेरे पर अटैक करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। डोंग शूलियांग उसे कहता है, यहाँ पर सभी लोगों के सामने मैंने ह्यूमिलिएट किया तो तुम्हें यहाँ पर यही सजा मिलनी चाहिए थी, तुम डिजर्व करते हो, अभी सारी नीडल्स के साथ तुम यहीं पर मरने वाले हो। कियान रैन उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, इस चीज यहाँ पर इतनी जल्दी से तो नहीं मार सकता। आगे सचना शुरू कर देता है और उसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद तुम्हारी बारी आने वाली है, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा और उसके बाद तुम्हें मारूंगा। जबकि हमारा चाइल्ड का खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन नीडल्स के साथ मुझे यहाँ पर जख्मी कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि जो नीडल्स होती है ये लाइटनिंग की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है? उसे कहती है, इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा चाइल्ड अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जब रिलीज करता है क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इसी के साथ ही वो सारे नीडल्स उसकी बॉडी के अंदर से अपने आप बाहर निकल जाती है। नीडल्स को अपनी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंट्रोल कर रहा होता है और उनके साथ कंट्रोल करते हुए उसे वापस उस डोंग की तरफ फेंक देता है। डोंग शूलियांग की बॉडी के साथ जाकर टकराती है तो डोंग शूलियांग काफी जख्मी होता है, वो नीडल्स की बॉडी के अंदर धंस जाती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जबकि हमारा चैनली कियान रैन की आंखों पे हाथ रखता है और उसे कहता है, ये वाला नजारा बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाला है, प्लीज तुम इसको मत देखो, क्योंकि नीडल्स जब डोंग शूलियांग की बॉडी के अंदर धंसती है तो उसे बहुत ज्यादा पेन होता है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तो जैसे ही वो उठता हुआ पीछे की तरफ गिर रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी नजर आती है, हवा में वहाँ पर एनर्जी के साथ उड़ रहा होता है। उसी वक्त एल्डर डोंग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कौन है जिसने मेरे पोते को जख्मी किया है? तो वो जल्दी से जंप करते हुए अपने पोते को कैच करते हैं, ग्राउंड के ऊपर लैंड करते हैं। जबकि उनका पोता वहाँ पर ग्रैंडपा कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। ग्रैंडपा इस बात से अभी तक गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुमको यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत मौत होने वाली है। कियान रैन उसे कहती है, छोटा बच्चा तो बहुत ज्यादा कमजोर था, ये यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता था, इसी वजह से इसने यहाँ पर अपने बाप को, अपने दादा को बुला लिया है ताकि वो यहाँ पर इसकी जगह पर फाइट कर सके। जबकि हमारा चैनली उसे कहता है, एल्डर डोंग ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे पोते के ऊपर अटैक किया, मैंने इसे जख्मी किया, इस सब का हमारी कियान रैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको सजा मत देना। कियान रैन उसे कहती है, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत कहो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एल्डर डोंग इनको क्या सजा देने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।